हेलो। तो ये अपना फिफ्थ लेक्चर है माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। पहले के 4 लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 3 यूट्यूब पे हैं, चौथा भी यूट्यूब पे है, शायद वो एप्लीकेशन में भी अपडेट नहीं हुआ है, तो वो अपन कर देंगे। और फिफ्थ लेक्चर है ये। तो अपन ने जो पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, वेव गाइड क्या होता है ये पढ़ लिया है। फिर वेव गाइड के टाइप्स अपन ने मेंशन किए कि एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड होता है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड। फिर दूसरा अपन ने बताया सर्कुलर वेव गाइड। तो सर्कुलर वेव गाइड में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया एक सर्कल होगा, जैसे एक सिलेंड्रिकल अगर पाइप है तो वो क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेव गाइड है। ठीक है। उसके बाद अपन ने किसकी बात की, रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को सोल्व किया अपन ने। और उस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद अपन ने टीई मोड यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड डिस्कस कर लिया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हो गई थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे टीएम मोड यानी कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेव गाइड। क्या स्टार्ट करेंगे आज अपन, टीएम मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेव गाइड। टीएम का मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। ठीक है। क्या होता है, यानी कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक का क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट हो रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसका एग्जांपल के तौर पे अगर अपन समझना चाहें तो अगर मान लो मैं ये मान लूं कि वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, जेड डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, तो उस केस में जो जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है यानी कि एच जेड, वो क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है। तो फॉर टीएम मोड इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड, तो देखो सपोज wave is traveling wave is traveling in z direction, then for tm स्मॉल m, ये सब स्क्रिप्ट में इसके नीचे लिखे हुए हैं ना, tm mod hz इज जीरो, hz जीरो है। अब देखो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो एनर्जी कौन कैरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करेगा। सो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एनर्जी Ez मस्ट एग्जिस्ट Ez को होना ही पड़ेगा। ठीक है। अब Ez किससे देंगे अपन, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से देंगे। तो यहां पे हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या आ जाएगी, फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल स्क्वायर ई जेड इक्वल्स टू गामा स्क्वायर ई जेड। ठीक है। और जो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन भी पढ़ लिया था अपन ने, एंड एंड सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, बेसिकली क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इट विल बी बेटर इफ यू राइट हियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंस्टीड ऑफ ओनली इक्वेशन। ठीक है। ये डेल स्क्वायर है ना, डेल स्क्वायर के बाद बता रहा है, लाप्लासियन ऑपरेटर को बता रहा है ना, पोजीशन स्पेस के अंदर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, ई जेड इक्वल्स टू ए एम साइन एम पाई एक्स अपॉन ए प्लस बी एम कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए। ये सॉल्यूशन किसके लिए है, एक्स डायरेक्शन के लिए। ऐसे अपन वाई डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो सी एन साइन एन पाई वाई अपॉन बी प्लस डी एन कॉस एन पाई वाई अपॉन बी।
और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड, क्योंकि अपन ये मान के चल रहे कि वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो जेड डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, वेव वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो एक चीज समझो, जिन लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं ली है उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे सब चीजें क्या है ना, जो आपको दिख रहा है स्मॉल एम स्मॉल एन, ये क्या है, ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ए बी सी डी। इनके नीचे जो सब स्क्रिप्ट में लगाया है ये क्या बताना चाह रही है उनकी बात करेंगे। यहाँ पे बी एम आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको पता है जैसे ये एस एच एम होता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स, समथिंग लाइक दैट। तो ओसिलेटरी सॉल्यूशन आएंगे। बाकी ये सॉल्यूशन अपन ने निकाले थे बाई वेरिएबल सेपरेशन मेथड, है ना। हाँ, फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे एम क्या है, एम क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हाफ वेव्स, नंबर ऑफ हाफ वेव्स along एक्स एक्सिस, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ वेव्स अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ए और बी क्या है, ये डायमेंशंस है रेक्टेंगुलर वेवगाइड कि भाई रेक्टेंगुलर वेवगाइड कैसा होगा आपका, कुछ इस तरीके से होगा। जैसे एक माचिस की डिब्बी होती है, मैच बॉक्स जैसे होता है, तो ये जैसे मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो देखो जेड डायरेक्शन के अंदर है, यहाँ से वेव जाएगी साइड से, दूसरे साइड से ट्रांसमिट होकर निकल जाएगी। तो ये जो है ये कितना है, ए है, और ये हो गया बी। इसकी लेंथ अपन डिफाइन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अभी अपन ने ये नहीं बताया है कि कहाँ जाके खत्म होगा, अब इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं। दोनों एंड क्या है, ओपन है, दोनों एंड का मतलब सिरे, दोनों सिरे क्या है, खुले हुए हैं, ठीक है। अपन डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि कहाँ तक है। जब अपन कैविटी की बात करेंगे तो अपन इनको भी वॉल से बंद कर देंगे, तो उस टाइम अपन डिफाइन करेंगे तीनों चीज, यानी कि ये अगर मैं इसको मान लो विड्थ मान लो, इसको थिकनेस मान लो और इसको लेंथ मान लो, तो तीनों चीज डिफाइन अपन वहां पे करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी चीज क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ हाफ वेव का मतलब क्या है कि कितनी हाफ वेव आ सकती हैं। अब आप कहोगे सर हाफ वेव ही क्यों बात कर रहे हैं अपन, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया, आज दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लो ये सामने दीवार है, इस पर मैंने रस्सी बांध रखी है और यूं अगर मैं स्विंग कराता हूँ, झटका मारता हूँ, समझ रहे, जैसे मान लो एक दीवार है, यहाँ से रस्सी को मैं स्विंग देता हूँ, तो क्या होगा, जो एंड होते हैं आपको पता है, जो एंड्स होते हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। क्या यहाँ से रस्सी उछल के ऊपर जा सकते हैं, नहीं। बाकी ये इस तरीके से मूव कर सकती है इसे, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे नोड ही बनना चाहिए, नोड ही बनना चाहिए। इसका मतलब अगर इसमें कम से कम फ्रीक्वेंसी में रखूं तो नोड कब बनेगा, देखो एक वेव कैसे ट्रेवल करती है, इस तरीके से ट्रेवल करती है, तो कम से कम इतना पार्ट तो आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि जो सिरे हैं उन पे तो नोड बनना चाहिए। इससे ज्यादा इतना आएगा, फिर उससे ज्यादा इतना आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी वेव ट्रेवल करे, नहीं हो सकता। कम से कम हाफ वेव, उसके बाद दो हाफ वेव, उसके बाद थ्री हाफ वेव। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ वेव एक्स के लॉन्ग, मतलब मान लो अगर एक हाफ वेव है तो एक, दो है तो दो हो जाएंगे ऐसे, है ना। जैसे मान लो एक के लिए बनाऊंगा तो यूं बनाऊंगा, दो के लिए बनाऊंगा तो यूं बना दूंगा, तीन बनाऊंगा तो यूं करके बनाऊंगा, यानी कि यहां तक लूंगा, फिर मैं इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो हाफ वेव भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब अपन बात करेंगे कुछ बाउंड्री कंडीशंस की, और क्योंकि अपने को निकालना है ए बी सी डी, ये निकालने हैं अपने को किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले अपन बाउंड्री कंडीशंस की बात कर लेते हैं। वी नो दैट, अच्छा ये चीज मैंने लिख दी है वी नो दैट, इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज आपको भी पता होगी, लेकिन मैं बताऊंगा, बताने के लिए तो पढ़ा रहे हैं ना भी। वी नो दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at conductor surface, at conductor's surface बी जीरो। क्या कहा मैंने कि कोई कंडक्टर है उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का
टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा। मतलब मान लो अगर ये बोर्ड एक कंडक्टर है तो इसके प्लेन में, इसके पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसकी सरफेस पे नहीं हो सकता है। और ये चीज अपन स्कूल लेवल में ही पढ़ लेते हैं, है ना, सुना होगा ना, कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सुनी होगी ये बात, ईडी में भी अपन ने लास्ट ईयर बताई थी बाउंड्री कंडीशंस के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस में हमेशा परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर टेंजेंशियल हुआ तो कंडक्टर, मान लो इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट वी। तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देता है। लेकिन आपको पता है कंडक्टर क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस रहता है, मतलब उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी पोटेंशियल सेम रहता है, बराबर रहता है। इसका मतलब इसके टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वेवगाइड आपका क्या है, वेवगाइड इज होलो मेटेलिक ट्यूब। होलो यानी कि खोखली, मेटेलिक यानी कि मेटल से बनी हुई है। तो मेटल क्या है, कंडक्टर ही तो है। तो इसकी चार दीवारें हैं, एक ये दीवार इसके जस्ट साइड में, और एक टॉप और एक बॉटम। समझ रहे हो? मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं, जैसे ये है इस तरीके से, ऊपर टॉप और बॉटम, इस तरीके का वेवगाइड है ये, है ना। तो दो दीवार ये हो गई और दो टॉप और बॉटम। तो बेसिकली चार वॉल्स हैं इसकी। तो कंडक्टर की सरफेस है तो वहां पर अपन बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो ये जो है ये लाइन, इसमें देखो y फिक्स रह रहा है, तो ये y इक्वल टू जीरो सरफेस को बता रहा है ये। और ये जो टॉप बनेगा इसका, ये क्या होगा, y इक्वल टू बी सरफेस को बताएगा। इसमें x और z बदल सकता है, y नहीं बदल सकता। ऐसे ये जो दीवार रहेगी साइड वाली, ये क्या रहेगी, x इक्वल टू ए सरफेस को बताएगी। और ये जो दीवार है मतलब आगे तक, ये x इक्वल टू जीरो सरफेस को बताएगी। कुल मिला के आपकी चार दीवारें आ गई, और उन चारों दीवारों पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं सबसे पहले एक्स वाली सरफेसेस की बात कर लेता हूं, एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू ए सरफेस। तो बताओ, अब इन सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है, बाकी का आगे का पार्ट तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो उनसे तो बेचारों को लेना देना ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को जीरो होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक ई जेड जीरो। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अपने को क्या करना है, ये जीरो होना चाहिए। अब ये जो फंक्शंस हैं ये तो एक्स के फंक्शंस हैं ही नहीं। एक्स का फंक्शन सिर्फ ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है ये ही है। इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस ब्रैकेट को जीरो करना पड़ेगा, यही बात है। तो देखो मैं कंडीशन रखता हूं, तो ई जेड जीरो हो जाना चाहिए, और ए एम साइन एक्स की जगह जब आप जीरो रखोगे तो साइन जीरो 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 होता है, प्लस बी एम कोस जीरो कितना होता है, वन होता है। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है, ए एम जीरो से जीरो, जगह मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म तो कैंसिल। तो बी एम इक्वल टू जीरो आ गया, यहाँ से क्या आ गया कि भैया बी एम कितना होगा, जीरो होगा। अब आप कहोगे सर इस पे नहीं, इस पे भी चेक करके बताओ। तो इस पे भी यही रिजल्ट आएगा, x इक्वल टू ए मैं रखूंगा। तो देखो a बाई ए साइन एम पाई भी जीरो होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो, पहली टर्म तो ये जीरो हो जाएगी। और कोस एम पाई कितना होता है, माइनस वन की पावर n होता है, तो उस केस में भी बी एम ही जीरो आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू ए सरफेस से अपनी कंडीशन क्या आ गई कि भैया बी एम जीरो होगा। मतलब अपना जो इक्वेशन थी थोड़ी छोटी हो गई, है ना। अब अपन किसके लिए बात करेंगे, y इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू बी सरफेस के लिए बात करेंगे। तो एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, मैं आपकी कमेंट्स देख लेता हूँ, ठीक है। और फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, और क्लास अब रेगुलर होगी, ठीक है। तो आप रोज जो है इसी टाइम पे, यानी कि ऑलमोस्ट 2:30 से 3 बजे, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाएगा तो मैं नोटिफिकेशन कर दूंगा। आज आप लोगों का एक अलग से मैं ग्रुप बना दूंगा, ठीक है ना। तो मैं ग्रुप बना दूंगा, वहां पे आपको टाइम बता दिया जाएगा। ज़्यादा वेरिएशन नहीं करेंगे, अपन 2:30 से 3 बजे के आसपास रखेंगे आपकी क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, और आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो, क्योंकि अगर आप टाइप नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि भाई डाउट है या नहीं है। तो फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा, है ना। तो अगर डाउट आए या डाउट नहीं भी आए तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हो कि ठीक है सर समझ गए, है ना। तो इससे क्या थोड़ा ऐसा लगेगा कि ठीक है, इंटरेक्टिव लगेगी क्लास, वरना तो लाइव क्लास का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो एटलीस्ट आप ये टाइप ज़रूर कर सकते हैं, अगर समझ में आ जाए तो हाँ सर समझ में आ गया, अब आगे चलो, है ना।
अगर नोट कर लिया है तो फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कर लिए तो अपन आगे चले फिर। हाँ, डायग्राम ये ऐसे है जैसे माचिस की डब्बी होती है अपनी मैच बॉक्स जैसे होता है, वैसे है ये। मतलब एक खोखला है, जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे माचिस की डब्बी है, उसकी डब्बी में से जिसमें स्टिक रखी होती है, तिल्लियां रखी होती है, उसको निकाल दो। अब जो बच गया ना वो क्या है, वो आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। वो क्या है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जो उसमें बॉटम है, बॉटम जो है वो y इक्वल टू 0 प्लेन है, और जो उसमें टॉप है जिसपे 27 नंबर लिखा होता है ना, वो हो गया आपका y इक्वल टू बी। और जिस तरफ आप तिल्ली रगड़ते हो वो क्या हो गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ए प्लेन हो गए। चार दीवारें हो गई, ठीक है। किसी भी प्लेन की इक्वेशन को इस तरीके से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये प्लेन की इक्वेशन लिखी है मैंने। y इक्वल टू 0 का मतलब, जैसे मान लो ये बोर्ड है ना, जैसे बोर्ड पे मान लो मैं इस एक्सिस को x एक्सिस मान रहा हूँ, इस एक्सिस को y मान रहा हूँ, तो इस बोर्ड का प्लेन कौन सा प्लेन हो जाएगा, z इक्वल टू 0 प्लेन। क्योंकि इस पे x और y बदलेंगे लेकिन कौन नहीं बदलेगा, z नहीं बदलेगा। ऐसे ही अगर मान लो मैं इसको y z मान लो, तो इसको मैं क्या कहूंगा फिर, x इक्वल टू 0 प्लेन कहूंगा। क्या कहूंगा, x इक्वल टू 0 प्लेन कहूंगा। ठीक है, चलें आगे। और अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार वो देख लो, डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आएगा वहां पे, है ना। चलो ठीक है ना, आगे चलते हैं अपन। तो अब अपन दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। देखो, अब अपन कौन सी बाउंड्री कंडीशंस की बात करते हैं, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू बी वाली कंडीशन की बात करते हैं। तो उस बाउंड्री के लिए भी ये 0 होना चाहिए। तो ये तो देखो x का फंक्शन है, ये तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, ये z का है, ये भी कुछ नहीं कर सकता। तो होना किसको पड़ेगा, इस ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ई जेड 0 हो जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू मैं 0 रख रहा हूँ, तो वहां से सी एन और साइन 0 प्लस प्लस डी एन और cos 0। अब आपको पता है cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस डी एन। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि भैया डी एन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब आपको होगी सर y इक्वल टू बी पर भी लिमिट बताओ, तो भी यही केस आएगा। देखो, जब मैं y इक्वल टू बी रखूंगा तो साइन एन पाई भी क्या होगा, 0 ही होगा। और कोस एन पाई कितना होगा, -1 की पावर n होगा, है ना, -1 की पावर n। तो भी dn तो 0 ही आएगा। ठीक है। तो अब अपना सॉल्यूशन कितना बच गया, अब आपका सॉल्यूशन बच गया ई जेड इक्वल्स टू, ठीक है, ए एम साइन एम पाई एक्स अपॉन ए और सी एन साइन एन पाई वाई अपॉन बी और इनटू में एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट है दोनों, तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। अब क्योंकि ई जेड है तो मैं इस कांस्टेंट को क्या लिख देता हूँ, ई नोट जेड लिख देता हूँ। तो ई जेड इक्वल्स टू ई नोट जेड साइन एम पाई एक्स अपॉन ए
साइन एन पाई वाई अपॉन बी एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह दो आप, और इसकी बाद में अपने को ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको याद है, आपने लेक्चर लिए हैं और आपको याद है, तो जब अपन टीई मोड की बात कर रहे थे, ये दोनों कोस के फंक्शन आए थे। अब ये दोनों किसके फंक्शन आए? साइन के फंक्शन आए। ये मेजर डिफरेंस है टीएम और टीई मोड में। क्लियर है? ठीक है। दूसरी चीज, टीई मोड में क्या था, एम और एन जीरो भी हो सकते थे, लेकिन यहां पर एम और एन जीरो नहीं आ सकते। तो एम और एन कहां से स्टार्ट होंगे? एम और एन दोनों 1 से ही स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी आपने जीरो लिया, अगर आपने एम या एन कोई भी जीरो लिया, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब पूरा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? जीरो। अब पूरा फील्ड जीरो हो गया। टीएम मोड है, एच जेड ऑलरेडी जीरो है, और ई जेड आपने जीरो कर दिया एन जीरो चूज करके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीरो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो इसका मतलब टीई 10 और टीई 01 मोड पॉसिबल था, लेकिन टीएम 10 या टीएम 01 मोड पॉसिबल नहीं है। टीएम में डायरेक्ट स्टार्ट कहां से होगा? टीएम 11 मोड से स्टार्ट होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब देखो, आपके पास क्या है? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उसका जेड कंपोनेंट आ गया, लेकिन हमें तो सारे के सारे फील्ड इक्वेशन चाहिए। हमें तो ई एक्स भी चाहिए, ई वाई भी चाहिए, एच एक्स भी चाहिए, एच वाई भी चाहिए। तो अब हमें करना क्या है? एक इक्वेशन से बाकी सबके इक्वेशन लाने हैं, जैसे कि अपन ने टी मोड में दिया किया था। वहां पे हमारे पास एच जेड था, हमने अकेले एच जेड से बाकी सब फील्ड लेकर आए थे। आज हमारे पास ई जेड है, ई जेड से बाकी सारे फील्ड लेकर आने हैं। तो कैसे ला सकते हैं? कोई ना कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो रिलेशन कौन बताता है? मैक्सवेल इक्वेशंस जो है रिलेशन बताएंगी। तो मैक्सवेल इक्वेशन, आपकी थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन की अपन बात करते हैं, तो कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू कितना होता है? माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ईडी में पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, माइनस इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? आयोटा ओमेगा की तरह। ईडी में पिछले साल भी बताया था। क्योंकि देखो, जब भी आप इस पे किसी भी प्लेन वेव पे आप डेल अपॉन डेल टी ऑपरेट कराओगे, तो बाहर ओमेगा ही लेकर आता है, क्योंकि एक सिंपल प्लेन वेव की इक्वेशन क्या होती है? जैसे एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जब भी डेल अपॉन डेल्टा टी से कराओगे तो ओमेगा बाहर लेकर आएगा आयोटा के साथ, ठीक है। और जब आप डेल ऑपरेट कराते तो आयोटा के आता है, आ रहा होगा थोड़ा बहुत याद, एमएससी प्रीवियस में किया था अपन ने। डेल आयोटा के लेके आ रहा था, और डेल अपॉन डेल्टा टी क्या बाहर लेके आता है? आयोटा ओमेगा बाहर लेकर आता है, ठीक है। तो ये हटा देते हैं हम। तो और डेल अपॉन, अच्छा, बी वेक्टर का मतलब, बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू होता है एच, तो मैं इसको म्यू इंटू एच लिख सकता हूँ ना। अरे भाई, बी अपॉन म्यू एच होता है, तो बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एच वेक्टर। एच क्या है? ऑक्सिलरी फील्ड है, ठीक है ना। सब ईडी में पढ़ चुके अपन ऑलरेडी सब चीजें। तो आपको कर्ल कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ल का फॉर्मूला होता है भैया आई कैप जे कैप के कैप। कार्टेशियन की बात कर रहे हैं अपन, तो ये आता है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पे ई एक्स, ई वाई और ई जेड, ये किसके बराबर आना चाहिए? ये बराबर आना चाहिए माइनस आयोटा ओमेगा म्यू, और एच वेक्टर के भी कंपोनेंट बना लो, एच एक्स आई कैप प्लस एच वाई जे कैप एंड प्लस एच जेड के कैप। तो अब अपना काम क्या है? अपन इस कर्ल को सोल्व करेंगे और कंपेयर करा देंगे कोफिशिएंट का, मतलब आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से, के कैप का के कैप से। तो अपने पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे? कर्ल ऑफ एच, यानी कि ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, अपन फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन लेंगे, और वहां से भी अपने पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। अब हमारे पास 6 इक्वेशन है, और आपके 6 ही फील्ड होते हैं, ई एक्स ई वाई ई जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। तो अपन इजीली उनको फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको भी पता है, जितने ज्यादा वेरिएबल होते हैं आपको उतनी ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के अपने को 6 इक्वेशन चाहिए, 3 यहाँ से आएंगे और 3 फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से आएंगे। तो अब ये हटा देते हैं अपन और इस कर्ल को सॉल्व करते हैं। और अगर ये कर्ल वगैरह में दिक्कत है तो वेक्टर अलजेब्रा की अपनी क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, वहां से देख लो। क्योंकि अभी तो ये कार्टेशियन में लिखा है, ठीक है। अभी स्फेरिकल में भी लिखेंगे, सिलिंड्रिकल में भी लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत आएगी। तो एक बार आप वेक्टर अलजेब्रा की 3-4 क्लासेज जो है वहाँ से पढ़ लेना, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है।
तो इसको मैं अगर मैं सोल्व करूं तो देखो आई कैप डेल अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ आ जाएगा ई जेड, यहाँ आ जाएगा ई वाई। अब मैंने कैसे लिखा, मैट्रिक्स तो सोल्व करनी आती होगी। सबसे पहले आई कैप, तो ये कॉलम और ये रो हटा दिया, तो डेल ई जेड अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल्टा जेड। मैंने आपको एक करके बता दिया, बाकी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टू सेव द टाइम, है ना। प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल्टा जेड माइनस डेल अपॉन डेल्टा एक्स ई जेड प्लस के कैप। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप पूछना, मैं दोबारा भी बता दूंगा, है ना। बाकी जैसे मैट्रिक्स सोल्व करते हैं ना, वैसे सोल्व किया गया है ये। ठीक है, तो ये आ गया क्या आपका, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड आपका किसके बराबर है, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू। अच्छा, ये आई कैप का आयोटा से थोड़ा ध्यान रखना, ये आयोटा अलग है, आई कैप अलग है ना। आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स आई कैप प्लस एच वाई जे कैप प्लस एच जेड के कैप। तो कंपेयर द कंपेयर द आई जे के कंपोनेंट्स। ठीक है, इनका अपन कंपेयर करवा देते हैं। तो देखो आई कैप का उसके आई कैप के बराबर करना है, तो यहां से आएगा आपका डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ई वाई अपॉन डेल्टा जेड इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स। तो आपकी शायद दो इक्वेशन हो गई हैं, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। ठीक है, फिर जे कैप का जे कैप से कंपेयर कराते हैं, तो डेल्टा ई एक्स अपॉन डेल्टा जेड माइनस डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वाई के। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। उसके बाद अपन इसकी बात करते हैं, तो यह जाएगा डेल्टा ई वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ई एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच जेड। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो यहां से आपके पास 3 इक्वेशन आ गए हैं थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से। अभी अपन 3 इक्वेशन और लेकर आएंगे यूजिंग फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, एंड देन वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस। अपन इन सबको सॉल्व करेंगे ताकि अपने पास सारे फील्ड इक्वेशंस की वैल्यू मिल सके। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछोगे तो मैं तुरंत आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिस भी तरीके का आपको डाउट है। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो बता देना, फिर अपन आके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
चलिए भाई आगे। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो एक बार मुझे बता देना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं ना, मैं मिटा रहा हूँ ये, आगे चलते हैं। देखो, अब अपन बात करते हैं फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन की। तो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन होती है कर्ल ऑफ एच वेक्टर इक्वल्स टू जे प्लस एप्सलन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। लेकिन वेवगाइड के अंदर फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस के लिए कंडक्टिविटी जीरो होगी, और जे इक्वल टू कितना होता है, जे इक्वल टू होता है सिग्मा ई। तो कंडक्टिविटी अगर जीरो है तो जे भी जीरो, इसका मतलब ये टर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो सिर्फ इतना रह गया। तो अब वापस से इसको कर्ल की फॉर्म में लिखें, तो डायरेक्ट लिख दूं, देखो, या फिर चलो बना ही देता हूं मैं ना। आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल्टा वाई डेल अपॉन डेल्टा जेड, एच एक्स एच वाई एच जेड। और इस तरफ देखो, डेल अपॉन डेल्टा टी की जगह आयोटा ओमेगा आ रहा है, तो आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा, और ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो मैं डायरेक्ट कंपेयर करा के लिख देता हूँ ना, ताकि जगह बोर्ड पर बनी रहे। तो जब सबसे पहला कंपोनेंट आएगा तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, कंपेयर द आई कैप जे कैप के कैप कंपोनेंट। तो देखो आई कैप का कंपोनेंट क्या आएगा, आई कैप का कंपोनेंट आएगा डेल एच जेड अपॉन डेल्टा वाई। देखो ये और ये कैंसिल, ये यहाँ और ये यहाँ, माइनस डेल एच वाई अपॉन डेल्टा जेड, और यहाँ से कौन आ जाएगा, आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई एक्स। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड इक्वेशन जे कैप के लिए लिखते हैं। तो जे कैप में आ जाएगा डेल अपॉन डेल्टा जेड माइनस डेल अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ पे आएगा आपका एच एक्स, यहाँ पे आएगा एच जेड इक्वल्स टू आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई वाई। ठीक है। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 7, और लास्ट आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई एच वाई एच एक्स इक्वल्स टू आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई जेड। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। तो अब आपके पास आ गई 6 इक्वेशन, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 ही अननोन क्वांटिटी हैं आपकी, है ना। ई एक्स ई वाई ई जेड तो आपके पास है, और एच एक्स एच वाई एच जेड भी आपको पता है कि वो जीरो है, तो अपन इजीली क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं भैया। तो आपको ई जेड याद होगा, ई जेड में जेड की टर्म क्या थी, सिर्फ एक टर्म थी लास्ट में, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जेड। तो अगर मैं किसी भी फील्ड का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस आयोटा बीटा आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब जो डेल अपॉन डेल्टा जेड है वो किसके इक्वलेंट है, माइनस आयोटा बीटा जी के इक्वलेंट है। अरे भैया, आपका जो फील्ड आया था ई जेड, उसका डेरिवेटिव करो जेड के रेस्पेक्ट में, तो एक्सपोनेंशियल की बाकी भाई कोस और साइन के जो एक्स वाई की टर्म है उनका कुछ होगा नहीं, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है ना। और जो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड था, तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा,
ऊपर माइनस आयोटा बीटा जेड का करोगे तो माइनस आयोटा बीटा आ जाएगा, तो ये वैल्यू। और आपको पता है कि एच जेड कितना है, एच जेड 0 है फॉर टी एम मोड। तो ये दोनों वैल्यू आपको इन तीन इक्वेशन और इन तीन इक्वेशन में रख के नई इक्वेशन लानी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, देखो भैया ये एज इट इज रहेगी ये टर्म डेल ई जेड अपॉन डेल्टा वाई। डेल अपॉन डेल्टा जेड माइनस आयोटा बीटा जी है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस का आयोटा बीटा जी और ई वाई इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स। क्लियर है? ठीक है, अब इस इक्वेशन की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आओ, डेल अपॉन डेल्टा जेड की जगह माइनस आयोटा बीटा जी, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा सारा माइनस जितने भी हैं, तो ये बच जाएगा बीटा जी ई एक्स प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स और इक्वल्स टू आ जाएगा आयोटा ओमेगा म्यू एच वाई। ठीक है, अब देखो ना तो इसमें डेल अपॉन डेल्टा जेड है, अच्छा ये नहीं है इधर, तो यहाँ पे एच जेड है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी भैया, अब इन दो इक्वेशंस की अपने को जरूरत नहीं है। तो ये राइट हैंड साइड इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी डेल ई वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी 8 तक हो गई थी, तो इसको इक्वेशन नंबर 9, इसको इक्वेशन नंबर 10 और इसको इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, ये फ्रॉम 3, ये फ्रॉम 4 और ये फ्रॉम 5 आया। वैसे ही 6 और 7 और 8 में भी अपन वो दो वैल्यू रिप्लेस करते हैं और देखते हैं क्या इक्वेशंस आपकी आती हैं। तो भैया ये रहा इक्वेशन नंबर 6। तो डेल अपॉन डेल्टा वाई एज इट इज रहेगा, लेकिन एच जेड 0 है तो ये टर्म 0, डेल अपॉन डेल्टा जेड माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा, तो आयोटा बीटा जी एच वाई बराबर हो जाएगा किसके, आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई एक्स के। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल अपॉन डेल्टा जेड माइनस आयोटा बीटा, ये माइनस ये भी माइनस, अच्छा ये तो एच जेड 0 है तो इसको तो फ्री कर दो, तो ये बच गया माइनस आयोटा बीटा जी एच एक्स, और ये किसके बराबर हो गया आपका, आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई वाई के बराबर हो गया। और लास्ट आती है ये इक्वेशन आपकी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। तो इतनी ही रहने दो, क्यों एक इक्वेशन बढ़ाएं। तो अब आपके पास ये 5 इक्वेशंस आ गई हैं। इनको आप अगर ध्यान से देखोगे तो इनका आपस में कनेक्शन है। देखो आपके पास ई जेड है ना, तो आप उसका डेरिवेटिव करके वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आपके पास ई वाई भी नहीं है, लेकिन आपके पास एच एक्स भी नहीं है ना। देखो नीचे आओ, ई वाई और एच एक्स, ई वाई और एच एक्स में एक रिलेशन है, रिलेशन आ गया। इसका मतलब क्या है कि मैं इस एच एक्स को ई वाई की टर्म में रिप्लेस कर दूं, तो ये टर्म ई वाई की, ये भी टर्म ई वाई की, और ये ई जेड आपको पता है उसका डेरिवेटिव आप कर दोगे, तो इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ई वाई की वैल्यू आ जाएगी। वही तो आपको निकालना है। सेम ऐसे ही इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से अपन बाकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं पहले इस इक्वेशन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं रिप्लेस किसको करूँगा, एच वाई को। तो यहाँ पे एच वाई इक्वल्स टू मैं क्या कितना लिख सकता हूँ, देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन बीटा जी, एच वाई की जगह एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन बीटा जी ई एक्स लिख सकता हूँ ना, बताओ हाँ या ना। इक्वेशन नंबर 14। और ऐसे ही मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये माइनस उधर जाएगा। ठीक है, तो एच एक्स इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ माइनस एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन बीटा जी ई वाई, लिख सकता हूँ ना। अब मैं क्या करूँगा, ये जो एच एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दूंगा, तो ये टर्म भी ई वाई का, ये टर्म भी ई वाई का, तो यहाँ से इजीली ई जेड का डेरिवेटिव करके मैं कैलकुलेट कर लूँगा। और ऐसे ही हमें एच वाई की जो वैल्यू है,
इस इक्वेशन से EX की टर्म में रख दूंगा, तो ये टर्म EX का, ये टर्म EX का, और ये आपको पता है Z कितना है, ये आपने निकाल रखा है पहले ही, तो यहाँ से EX आ जाएगा, तो यहाँ से EX आ जाएगा, यहाँ से EY आ जाएगा, और एक बार आपका EX और EY आ गया तो आपके पास HX और HY भी आ जाएगा, तो आपका काम हो गया। तो ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, वरना नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो अगर एक बार लिख लेते हो आप तो बता देना मुझे, और किसी तरीके का कोई डाउट है तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। देखो भाई, अब मैं क्या करता हूँ, HX रिप्लेस करना है मुझे, तो इक्वेशन 15 से मैं इक्वेशन 9 में वैल्यू रख देता हूँ। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 15 टू इक्वेशन 9। तो देखो भाई, ये हो गया डेल्टा EZ अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू, ये वैल्यू उधर जाएगा तो ये वैल्यू भी नेगेटिव में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का आयोटा बीटा जी ई वाई, और वो ऑलरेडी है माइनस आयोटा ओमेगा म्यू। HX है, तो HX की जगह देखो ये माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और एप्सिलॉन ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बीटा जी आ जाएगा, और ये ई वाई। ठीक है, अब मैं यहाँ से बीटा जी का एलसीएम ले लेता हूँ, और देखो आयोटा कॉमन है दोनों में, तो मैं आयोटा को भी बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस बीटा जी का स्क्वायर प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर
और ये हो जाएगा आपका ई वाई कॉमन आ गया, आयोटा कॉमन आ गया और डिवाइडेड में बीटा जी। अब आपको पता है म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा जी स्क्वायर क्या होता है, के सी स्क्वायर होता है। कितना होता है, के सी स्क्वायर। तो आप इसको के सी स्क्वायर की टर्म में डिनोट कर सकते हो और यह आ जाएगा आपका डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं ई वाई इक्वल्स टू लिख सकता हूँ, बीटा जी इधर आएगा मल्टीप्लाई में, आयोटा इधर से आएगा तो माइनस का आयोटा हो जाएगा, तो माइनस आयोटा बीटा जी। और इसको आप लिख सकते हो म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा जी स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर है। अब देखो आपके पास ई जेड ऑलरेडी है ना, तो आप डेरिवेटिव करोगे, तो ये वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ई वाई, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा ना। अब देखो ई जेड में आपके क्या था, ई जेड आपके यहाँ लिखता हूँ मैं क्या इक्वेशन थी ई जेड की, ताकि एटलीस्ट आपको याद रहे। ई जेड आपका आ गया था ई नॉट जेड साइन एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई आई अपॉन बी और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड, यही वैल्यू थी। अगर मैं किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा और एन पाई अपॉन बी बाहर आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली ये टर्म एज इट इज होगी। ठीक है, अब ये देखो सारे कॉन्स्टेंट ही तो हैं, ई नोट जेड आएगा और एन पाई अपॉन बी आएगा और बाकी ये एज इट इज होगा, साइन कॉस बन जाएगा और वो टर्म एज इट इज आएगी। तो मैं एक बार लिख देता हूँ माइनस आयोटा बीटा जी म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा जी स्क्वायर। इस पूरे को क्या लिख दो, ये ई वाई है तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया ये, इसको पूरे को ई नोट वाई लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, ई नोट वाई लिख देंगे। और इसके साथ में क्या आएगा, इसके साथ में साइन वाली टर्म एज इट इज आएगी, एक्स वाली टर्म, और जो वाई वाली है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे इनटू में इसके क्या आएगा, साइन एम पाई एक्स अपॉन ए, वाई वाली टर्म आएगी कोस एन पाई वाई अपॉन बी और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड एज इट इज। तो अब इस पूरे को मैंने कॉन्स्टेंट ई नोट वाई लिख दिया, ये टर्म आप यहाँ पे लिख देना, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया, किस डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर आपके पास ई वाई आ गया है, ई वाई आ गया है, तो अगर मैं ई वाई को यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास एच एक्स भी आ जाएगा, एच एक्स भी आ जाएगा। तो देखो इसका कोई कांस्टेंट इनटू सम कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट आएगा। अब क्योंकि एच एक्स है तो मैं उसको क्या कह दूंगा, देखो ये टर्म एज इट इज यहाँ लिख देना और एच एक्स फिर मैं क्या लिख दूंगा, एच नॉट एक्स। भाई इसका कुछ कांस्टेंट था और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट, उसको एच नॉट एक्स लिख दिया और बाकी ई वाई एज इट इज, यानी कि ये जो फॉर्म है एज इट इज यहाँ आ जाएगी, क्या, साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कॉस एन पाई वाई अपॉन बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। तो आपके पास एच एक्स भी आ गया है, आपके पास ई वाई भी आ गया है। तो आप क्या करो, ये डिनोट करके यहाँ तक कर दो, क्योंकि इन इक्वेशन को मैं मिटा नहीं सकता, इनको मिटा दूंगा तो फिर मैं वापस वैल्यू कैसे रखूंगा, है ना। हाँ, क्योंकि ये मेमोराइज नहीं कर सकते अपन इतनी सारी इक्वेशंस को, तो अगर आप डेरिवेशन में कहीं बीच में गड़बड़ करते हैं तो लास्ट में रिजल्ट भी गलत आ जाएगा आपका। तो एक बार ये जल्दी से डिनोट कर दो और आपको ये पता चल गया होगा कि हाँ अपन ई वाई निकाल चुके हैं यहाँ, और ई वाई यहाँ रख के अपन एच एक्स भी निकाल चुके हैं। और इनको नई इक्वेशन दे देना, ये 15 हो गई है, इसको 16 दे देना, इसको 17 दे देना। तो अब इक्वेशन कितने साल की हो गई, 17 की है ना भाई, खतरनाक स्थिति में आ गई है मतलब, है ना। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 14 से ही वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 में रखेंगे। तो एच वाई की जगह ई एक्स, तो पूरी इक्वेशन से ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी और ई एक्स की एक बार वैल्यू आने के बाद अपन वापस यहाँ रख देंगे तो अपने पास एच वाई भी आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास सारे फील्ड ऑब्टेन हो जाएंगे और अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा ये, है ना। तो जल्दी से कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये कोई एकता कपूर का सीरियल नहीं चल रहा होता है कि आप बीच में लेक्चर छोड़ के जाओगे, थोड़ी देर बाद वापस आओगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो अगर आपको मतलब सच में पढ़ाई के लिए थोड़ा सा सीरियस हो, तो जब लेक्चर लो आप, 1 घंटे का तो टाइम निकालना है आपको, तो 1 घंटे आपको डिस्ट्रक्शंस नहीं लेने हैं। अगर कोई आपकी फ़ोटो लाइक कर देता है तो नोटिफिकेशन आ रहा है, उस पर मत जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ा, है ना। हाँ, तो अगर 1 घंटे का टाइम एटलीस्ट निकालो। और लाइव लेक्चर्स का फ़ायदा यही है कि अगर आपको डाउट आता तो आप पूछ सकते हो, वरना तो इतनी चीज़ अगर मैं रिकॉर्डेड में डालूंगा तो आधा ही टाइम लगेगा, है ना। आप बाद में भी देख सकते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन लाइव में क्या होता है, आप डाउट्स जो हैं आप क्लियर कर सकते हो उसी टाइम। ये एक प्लस पॉइंट है। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है नीचे, ये समझ में आ गया ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। बता दो भाई अगर कोई डाउट है तो, वरना फिर मैं आगे चल रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है क्या? चले भाई आगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं ना। तो ये मैं हटा रहा हूँ सारी चीज़ें। ये एच एक्स था वैसे, अगर आपने साइड इक्वेशन नहीं लिखी है तो। अब देखो, मैं इक्वेशन नंबर 13 की बात करता हूँ। अभी अपन ने क्या रखा था, एच एक्स निकाला है, मतलब अपन ने 15 यूज़ किया था, 14। तो फ्रॉम 14 इंटू किस इक्वेशन में रखें, इक्वेशन नंबर 10 में, इक्वेशन नंबर 10। तो ये क्या है, डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स बराबर है किसके, माइनस, यहाँ पे आयोटा आना चाहिए था ना, आयोटा आना चाहिए था यहाँ पे। एक्चुअली जब भी अपन देखो, ये एक्स है तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल्टा जेड होगा, ठीक है। आयोटा तो होगा यहाँ पे, माइनस ज़रूर कैंसिल हो गया होगा, माइनस तीनों के कैंसिल हो गए होंगे, ठीक है ना। हाँ, आयोटा तो आएगा यहाँ पे, शायद कुछ मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पे डेल अपॉन डेल्टा जेड था, और डेल अपॉन डेल्टा जेड माइनस आयोटा बीटा होता है, तो माइनस इसका, इसका और इसका, तीनों का अपन ने एलिमिनेट कर दिया था। और लेकिन आयोटा तो रहेगा ना, तो आयोटा बीटा जी, तो ये उस तरफ जाएगा, तो माइनस का आयोटा बीटा जी ई एक्स, ठीक है, और प्लस आयोटा ओमेगा म्यू एच वाई की वैल्यू एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन बीटा जी, तो एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर हो गया, और ये बीटा जी, और ये ई एक्स। तो मैं अब आयोटा कॉमन ले लेता हूँ और ई एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का बीटा जी स्क्वायर, देखो सेम टर्म आ रही है, प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। और इधर क्या है आपका, डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स है। तो आपका ई एक्स कितना हो जाएगा, आपका ई एक्स हो जाएगा माइनस का आयोटा, बीटा जी लिखना मैं भूल गया, अपॉन बीटा जी। अच्छा, ई एक्स लिख रहे हो तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, आयोटा बीटा जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर। वैसे ये वैल्यू के सी स्क्वायर के बराबर होती है, कट ऑफ वेव वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, और डेल ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स, डेल ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स, और ई जेड आपका वहां लिखा हुआ है, तो ये ई एक्स कितना आ जाएगा देखो। अच्छा, इनको इक्वेशन तो दे दिया था ना, इक्वेशन नंबर 16 और 17, है ना। हाँ, माइनस आयोटा बीटा जी, इसको लिखना चाहो तो आप के सी स्क्वायर लिख सकते हो, वरना ये ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हो, इनटू डेल अपॉन डेल्टा एक्स, किसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम पाई अपॉन ए बाहर आएगा, तो ये आएगा ई नोट जेड एम पाई अपॉन ए, और कॉस कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी
और एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। अब ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी कांस्टेंट है, तो इसको मैं एक नया कांस्टेंट दे देता हूँ, इसको कह देता हूँ ई नॉट एक्स। एम्पलीट्यूड को बता रहा है ना ये, तो ई नॉट एक्स। और ये आगे आगे कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। तो ये किसका सॉल्यूशन आ गया आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट का। तो ये हो गई इक्वेशन अपनी 18 साल की भैया। ठीक है, अब ये वोट भी दे सकते हो और इसकी आप शादी भी करवा सकते हो। तो आगे ई एक्स। अब इस ई एक्स को मैं इक्वेशन 14 में रख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एच वाई आ जाएगा। अब देखो आप, इसका एक कांस्टेंट इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब नीचे आप एच वाई लिखोगे तो यहाँ पे एच नॉट वाई कर देना, और ये टर्म एज इट इज सेम आ जाएगी, यहाँ सेम आ जाएगी, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई होकर अपन ने एक नया कांस्टेंट लिख दिया, बाकी ये टर्म सेम आ जाएगी। और इसको इक्वेशन नंबर 19 कह देना। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 19 कह देना। और लास्ट में एक बार इस इक्वेशन को दोबारा लिख देना, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 20 कह देना, और इसके नीचे एक और इक्वेशन लिख देना एच जेड इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 21 कह देना। ठीक है, तब आप देखो 16 से पहले देखो 17 से पहले की इक्वेशन थी कौन सी? ई वाई आया था, उस इक्वेशन को अपन ने 16 का नंबर कहा था, 16। 17 में एच एक्स आ गया, ठीक है। 18 में आपके पास ई एक्स आ गया, 19 में आपके पास एच वाई आ गया, 20 में ई जेड आ गया, और 21 में एच जेड आ गया। 6 की 6 फील्ड आ गई, तो सारी की सारी फील्ड इक्वेशन आ गई। तो आपको क्या लिखोगे आगे लास्ट में? फ्रॉम इक्वेशन 16 टू इक्वेशन 21 आर कॉल्ड field equations, are called field equations for TM mode, for transverse magnetic mode in rectangular waveguide। तो आपके पास 6 इक्वेशन आ गई है, 6 के 6 कंपोनेंट आ गए हैं, और यही आपको करना था। तो ये आपका टीएम मोड खत्म हो गया है। कल अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जैसे वहां पे अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, कल अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना फिर मैं क्लास जो है बंद कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास ऑफ कर रहा हूँ। तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। तो लास्ट में क्या लिखना है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 16 to इक्वेशन 21 आर फील्ड इक्वेशंस
for TM mode in rectangular waveguide। क्या कहा मैंने? फ्रॉम इक्वेशन 16 टू 21, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशन 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। आर कॉल्ड फील्ड इक्वेशंस, आर कॉल्ड फील्ड इक्वेशंस फॉर TM mode, फॉर TM mode in rectangular waveguide, in rectangular waveguide। ठीक है भाई, तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।